पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन की कुछ पार्ट्स को किया था। आज की वीडियो में हम उसी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगला जो टॉपिक हमारा केमिकल इक्वेशन है, जिसको हिंदी में रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक सूत्र जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं उसके योजक यानी कि पॉजिटिव और वियोजक यानी कि नेगेटिव चिन्हों तथा अन्य प्रतीकों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है कि जैसे कि ये होते हैं प्रतीक होते हैं जिनके सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे क्या होता है ये केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन संपूर्ण एवं जटिल अभिक्रिया को सरलतम रूप प्रदान करती है, मतलब कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती है कि जैसे कोई भी रिएक्शन है, अगर हम सिंबल के रूप में पॉजिटिव कोई भी साइन वगैरह सिंबल का यूज करके उसको छोटी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में अगर हम उसको डिनोट कर देते हैं तो वो बड़ी इक्वेशन नहीं लगती, बल्कि वो याद करने में भी आसान रहती है और हमारे समझने में भी आसान रहती है और जल्दी से हम क्विकली उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगला कि किसी भी रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक होता है रिएक्टेंट साइड होता है, एक होता है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है? अभिकारक पक्ष बोलते हैं इसको, और प्रोडक्ट साइड का होती है उत्पाद पक्ष होती है। ठीक है, दो भाग होते हैं केमिकल रिएक्शन के। ये दोनों भाग एक तीर यानी कि एक एरो के द्वारा दर्शाए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं, फिर चिन्ह द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। सभी अभिकारकों को योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है, यानी कि योजक चिन्ह यानी कि प्लस का साइन लगाकर जो भी रिएक्टेंट है, अगर हमें दो कंपाउंड लिए, दो कंपाउंड को अगर रिएक्ट करवाना है तो उनके बीच में हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, उसके बीच में हम पॉजिटिव का साइन लगाकर उन दोनों कंपाउंड्स के बीच में लगाकर उसकी केमिकल रिएक्टेंट की रिएक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये जो रिएक्टेंट लिखा होता है वो हमारा किस ओर लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है, यानी कि बाईं ओर लिखा होता है जो रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। ठीक है, और जो सभी उत्पाद को योजक चिन्ह से जोड़ते हैं और एक तीर के आगे अर्थात दाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो जो एरो बीच में लगाया हुआ हमने, वो एरो के किस साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। प्रोडक्ट किस साइड लिखेंगे, राइट साइड, और जो अपना रिएक्टेंट साइड होगी वो किस साइड होगी, लेफ्ट साइड। और जो भी अगर हमने जोड़ना है तो किसी की कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है तो हम पॉजिटिव का साइन लगाकर उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। अगला है ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना बताते हैं कैसे है इसका। देखिए, अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, और अपना ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन O2 जो मॉलिक्यूल होता है, O2 का मॉलिक्यूल, वो 6 मॉलिक्यूल लिया हुआ है हमने ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये रिएक्टेंट है। और ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जो हमारे शरीर में भी होती है, मतलब कि हम जो खाते हैं वो ग्लूकोज, शुगर खाते हैं ना, शुगर हमारे क्या टूटते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से, जो हम सांस से अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ग्लूकोज वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारा पसीने के रूप में जो पानी निकलता है वो क्या आता है, H2O निकलता है, यानी कि पानी पसीना निकलता है, वो निकलता है जल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ये मिल रहा है। उत्पाद क्या है, यानी कि प्रोडक्ट क्या हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो रिएक्टेंट क्या है, जिससे रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो रिएक्टेंट है क्या, वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला जो है टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या फायदा है कि हमें कोई भी रिएक्शन है, अगर उसके एटम या फिर दोनों और प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड बराबर ना हो तो क्या होगा, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, गलत कहते हैं, यानी कि वो बैलेंस नहीं है, तो वो रॉन्ग रिएक्शन है। अगर एटम बराबर नहीं है, दोनों और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड बराबर ना हो तो वो बैलेंस रिएक्शन नहीं होती। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हमारी बैलेंस इक्वेशन होनी आवश्यक है। एंटोनी लवेसियर द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो मास होगा वो फिक्स रहेगा। एंटोनी लवेसियर ने ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है वो क्या था कि रिएक्टेंट के साइड जितना मास रहेगा, ठीक है, तो वही मास प्रोडक्ट के साइड रहेगा। तो ये क्या बताता है कि ना तो जो हमारा मास है वो बढ़ा है, ना उसमें से घटा है। ठीक है, तो इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान समान रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यानी कि प्रोडक्ट का जो मास होगा वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मास के बराबर ही होगा।
तो अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पादों के एक समान होती है, यानी कि रिएक्टेंट में जो एटम होंगे और प्रोडक्ट में जितने एटम होंगे वो कितने होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, तो मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे और प्रोडक्ट में जितने एटम होंगे वो बराबर होने चाहिए। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक पक्ष के तत्वों के परमाणु की संख्या या उत्पाद पक्ष के तत्वों परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसी यही बात है, कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के जो एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो उनकी नंबर और जो प्रोडक्ट में एलिमेंट होते हैं उनके एटम के नंबर वो बराबर होते हैं, यानी कि संतुलित या बैलेंस होने चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस समीकरण में सम्मिलित प्रत्येक पदार्थ भौतिक और या फिर ठोस या सॉलिड, लिक्विड या गैस की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। तो हम इसको डिनोट करते हैं, कोई भी कंपाउंड लेंगे अगर वो सॉलिड है तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे उसके पीछे, मतलब कि जो कंपाउंड लिखा हमने उसके पीछे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में ऐसे, यानी कि इसको डिनोट क्या कर रहा है कि वो जो कंपाउंड हमारे पास वो सॉलिड है। ठीक है, तो अगर लिक्विड है तो एल को कहेंगे और गैस है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जी, स्मॉल जी। तो एक्वस होगा अगर वो क्या है, जलीय विलयन है। अगर जलीय विलयन है मतलब इसमें जल मिला हुआ है और थोड़ा सा अमाउंट हमने किसी अलग कंपाउंड की डाल दी तो हमारा वो क्या हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। उसको एक्वस सॉल्यूशन का क्या लिखते हैं, ए क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है एक्वस की, ए क्यू। एक्वस याद रखिए जलीय सॉल्यूशन होता है, यानी कि उसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। यही जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन। वे उत्पाद यानी कि वे प्रोडक्ट जो अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो घुलते नहीं है, जो यानी कि रिएक्शन करवाई रिएक्टेंट में ऐसे कंपाउंड है हमारे पास जो अवेलेबल है, मतलब कि उसमें मिले नहीं है, जो हमारी रिएक्शन करवाई उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुई यानी कि मिले नहीं, उनके पश्चात चिन्ह यानी कि नीचे का एरो लगा देते हैं, डाउनवर्ड एरो लगाते हैं। तथा गैसीय उत्पाद जो पश्चात हमारे रिएक्शन के बाद बाहर निकल जाते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड निकला है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ऊपर की ओर अपवर्ड एरो लगा देते हैं कि वो क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा जो गैस है वो निकल रही है, और जो नहीं खुला है वो क्या है, डाउनवर्ड एरो का क्या मतलब है, वो वहीं पर रह गया है। जनरली हम ये अपवर्ड एरो का यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि रिएक्शन के बाद जो रहना वहीं पे रहेगा ही, जो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा रिएक्शन के पश्चात तो वो उसी उसको डिनोट करने की आवश्यकता होती है जनरली। एक उदाहरण भी है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के बीच में परस्पर अभिक्रिया करवाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है। देखिए हम इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को करके दिखाएंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4, और जिंक का क्या फॉर्मूला होता है, Zn होता है ना। तो जिंक और H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दी, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट। Zn H2SO4 से क्या ले लेगा, SO4 ले लेगा और ZnSO4 बन जाएगा, और H2 गैस अकेले रह गई और H2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो अभिकारक पक्ष क्या है, उत्पाद पक्ष क्या है, प्रोडक्ट साइड क्या है, रिएक्टेंट साइड क्या है, ये बताते हैं। अब रिएक्टेंट साइड के बारे में बात करें तो हमारे पास देखिए एटम गिनते हैं हम इस रिएक्शन में। देखिए कि जिंक में कितने एटम है, एक एटम है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 है। सल्फर कितने हैं, 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है टोटल। देखिए और प्रोडक्ट साइड देखिए, यहाँ पर जिंक कितना है, 1, सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन कितना है, 2। अब देखिए दोनों और जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है यहाँ पर एटम बराबर होनी चाहिए। जितने जिंक यहाँ पर है उतनी जिंक यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि एक जिंक है। जितने हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। सल्फर 1 है तो सल्फर यहाँ भी 1 होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये जो रिएक्शन है हम इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये जो हमारे असंतुलित समीकरण है यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे डिनोट करेंगे, जैसे कि देखिए Fe यानी कि आयरन है, आयरन के H2O के साथ रिएक्ट करवा दिए थे। हमें पता है आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है या नमी के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या लगता है, जंग लगता है। ठीक है, जंग लगता है तो Fe3O4 ये बन गया फेरस ऑक्साइड और H2 निकल गया हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए जब आप एलिमेंट फ्लोरीन देखेंगे, फ्लोरीन क्या है, यहाँ पर तो प्रोडक्ट साइड तो 3 है परंतु रिएक्टेंट साइड जो फ्लोरीन नहीं, ये आयरन यहाँ पर तो 3 है परंतु यहाँ पर क्या है, आयरन 1 है। तो एटम बराबर नहीं है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अगर हमें केमिकल बैलेंस्ड रिएक्शन बनानी है ये रिएक्शन को, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 आयरन थे तो यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि बराबर हो जाए, यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड भी बराबर हो जाए आयरन और प्रोडक्ट साइड भी आयरन बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ अनबैलेंस्ड में क्या था, 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर कितने थे, 1 ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट साइड 1 था, तो यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, जो नीचे दिखाया हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब बात आ गई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में देखिए ऊपर देखिए क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी कि बराबर थे पहले तो। अब क्या हो गए, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड 4 ऑक्सीजन तो हो गए, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास 2 ही है, प्रोडक्ट साइड क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 4 4 H2O यानी कि 8 क्या बन जाएंगे,
8 वो हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यहाँ पर भी क्या हो गए, बराबर हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या। जो हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है। नंबर 1 होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पांचवी होती है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि हम इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगली जो है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, प्रकाश रसायन अभिक्रिया। अगली है जो हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इनको हम एक एक करके बारी बारी हम पढ़ेंगे, सभी को पढ़ेंगे जितने भी ये हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। 8 टाइप की रिएक्शन है, 8 के 8 टाइप की हम इस वीडियो में करवा देंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो जिसमें जुड़ा हो, यानी कि कॉम्बिनेशन हो, यानी कि किसी में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया का, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पादित सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक हम अगर रिएक्टेंट ले, अगर वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि दोनों जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम कई एग्जांपल देखते हैं, 3-4 एग्जांपल। देखिए, जब हम ये हमारे पास रिएक्शन एलिमेंट्स की भी होती है, यानी कि एटम्स की भी होती है, एलिमेंट की होती है, कंपाउंड्स की भी रिएक्शन होती है, और कंपाउंड और एलिमेंट दोनों की भी होती है। तो हम पहले एक बार इसकी रिएक्शन देखते हैं, कार्बन प्लस O2। O2 क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और कार्बन के बीच में। तो दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जुड़कर क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो कार्बन प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार आगे देखें तो एक कंपाउंड है हमारे पास CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारे पास एक कंपाउंड है क्या है, वाटर का, H2O। तो दोनों को हम अगर जोड़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी कि वाटर को, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है, देखिए कैल्शियम और OH ट्वाइस, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही क्या होता है, बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट स्लाइम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बुझे हुए चूने को। तो CaOH ट्वाइस ये रिएक्शन है। देखिए रिएक्टेंट 2 है, अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, 1। अब आगे क्या है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड लीजिए, 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के लीजिए और 1 मॉलिक्यूल का लिए ऑक्सीजन का, O2 का। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की, वो जनरली हम इसमें देखते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल से बाइक है वगैरह कोई भी गाड़ियां हैं, वो अगर धुआं छोड़ते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो ये वही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती है ये रिएक्शन। अगली जो टाइप थी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वियोजन एंड अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। मतलब कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है वह रिएक्शन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल यौगिक यानी कि सिंगल जो यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, ऊष्मा यानी कि हीट, प्रकाश सनलाइट की, लाइट वगैरह, ठीक है, जो विद्युत होगा इलेक्ट्रिसिटी, और प्रभाव से 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित स्प्लिट हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें ये कंपोजिशन का अपोजिट रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा कि हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बता रहा है। ठीक है, अगर इसका प्रभाव क्या होगा, मतलब कि अगर स्प्लिट तो हो रही है, स्प्लिट क्यों हो रही है, क्योंकि हम इसमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सनलाइट की लाइट दे रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इनके प्रभाव के से ही वो डिकम्पोजिशन होगा। अगले क्या है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप भी होते हैं, वो कौन सी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन, अपघटन, प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो अपघटन। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मीय वियोजन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, वह रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी एकल यौगिक को ऊष्मा प्रदान करने, यानी कि हमने हीट दी, एक कंपाउंड हमारे पास, अगर हमने उसको हीट दी, हीट करने पर वो गर्म होता गया तो 2 या 2 से अधिक सरल अपघटित में टूट जाएगा, यानी कि सरल अब प्रोडक्ट में टूट जाएगा। उसमें वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक फेमस रिएक्शन होती है पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट को अगर हम अधिक गर्म करेंगे तो वो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। अब देखिए पोटासियम जो क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3 होता है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए पोटासियम क्लोरेट के KClO3, पोटासियम क्लोरेट। अगर हमने इसको हीट दी यानी कि ऊष्मा दी तो क्या मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड यानी कि KCl मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल सॉलिड में होगा, ये भी KCl।
RO हमें मिलेगा क्या, ऑक्सीजन, थ्री मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलेंगे 3O2, ठीक है। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 टूट कर हमें क्या मिलेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अगली जो रिएक्शन टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस प्रकाश अपघटन। जब कोई यौगिक व सूर्य के प्रकाश फोटोन्स के संपर्क में आते हैं, सूर्य का प्रकाश जनरली हम इसी की एनर्जी सोर्स, सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है दुनिया का, तो इसी को हम कह देते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो सनलाइट होती है वो सबसे बेस्ट होती है फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस के लिए। अगर कोई कभी कंपाउंड है वो प्रकाश की, सूर्य का प्रकाश यानी कि फोटोन के संपर्क में आ जाता है तो वो सरल पदार्थ या सब्सटेंस में या कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाता है या अपघटित हो जाता है, तो उसको वियोजन अभिक्रिया यानी कि फोटोलाइसिस कहती है। तो उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr दोनों यौगिक सूर्य के प्रकाश में उपस्थित और विघटित हो जाते हैं। देखिए रिएक्शन क्या है, सूर्य का प्रकाश गिरा AgCl पर तो ये टूट गया चांदी में यानी कि Ag में और क्लोरीन में Cl2 में। और ये Ag के तो दो मॉलिक्यूल और इसकी क्या है, एक मॉलिक्यूल किसका है, क्लोरीन का। अगला है AgBr, ए सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य का प्रकाश गिरा, सिल्वर मिला हमें और ब्रोमीन मिला। अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से आप समझ चुके होंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इलेक्ट्रिक करंट का काम है किसी जलीय विलयन में यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन में विद्युत धारा अगर इलेक्ट्रिक करंट को अगर हमें फ्लो करवाते हैं, प्रवाहित करवाते हैं, पर उस विलयन के संगठन के तत्व जो कंपोनेंट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे या विद्युत धारा का प्रवाह करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। और ये एक बात है कि जल में जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यानी कि कैथोड जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जो कर रहे हैं हम, मतलब कि दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कैसे देंगे, दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे, जो बैटरी के इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड होगा और एनोड होगा, उसके जो कैथोड पे जो होगा, एक कैथोड पे कौन जमा होगा, हाइड्रोजन जमा होगा, और एनोड पर कौन जमा होगा, ऑक्सीजन जमा होकर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या समझते हैं कि उसको विस्थापित कर दिया, मतलब कि बदल दिया, एक दूसरे में रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना जो, वो क्या करते हैं कि कम क्रियाशील तत्व जो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, मतलब डिस्प्लेस कर देते हैं उनको। तो जैसे देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो जिसकी रिएक्शन की रिप्लेस करने की क्षमता ज़्यादा है वो उस कंपाउंड को ज़्यादा रिप्लेस कर देगा, मतलब कि उसको अलग जो हमारे पास सॉल्यूशन हो उसके कंपाउंड को रिप्लेस आसानी से उस एलिमेंट को रिप्लेस कर सकेगा। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है वो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। यानी कि एकल विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए जैसे कि ये आगे देखिए एक एग्जांपल है, ए बी सी, हमने तीन ये लिया है, ए प्लस बी सी, ठीक है, ए प्लस बी सी। इसको देखिए ए क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसकी ए बी की जगह ले रहा है, ठीक है, ए बी की जगह ले रहा है, तो ए सी के साथ कौन चिपक जाएगा, ए, और बी क्या हो गया, अलग रह गया, वो किसी के साथ नहीं चिपक सकता। तत्व ए यौगिक बी सी में से तत्व बी को विस्थापित अथवा प्रतिपादित करते हैं, तत्व सी के संयोजन करता है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। धातुओं और अधातुओं दोनों विस्थापन अभिक्रिया में भाग लेती है। जो हमारे पास मेटल होती है और नॉन मेटल होती है वो दोनों के दोनों ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती है। एकल विस्थापन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो भी कोई एलिमेंट है किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को प्रतिपादित करके यौगिक में उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी कि अथवा आयन को प्रतिपादित करके यौगिक में उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से एक रिएक्शन देखते हैं, तांबा जो कि कॉपर होता है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, से सिल्वर को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर को, और कॉपर नाइट्रेट बन जाता है CuNO3 की ट्वाइस है, क्योंकि Cu क्या है 2 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी होती है, इसलिए जो ये फॉर्मूला बना है हमारे पास CuNO3 ट्वाइस बना है का निर्माण होता है। ये इसका रिएक्शन अगर केमिकल इक्वेशन देखें तो इसकी क्या है, Cu कॉपर प्लस 2 AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा 2Ag यानी कि सिल्वर बनेगा, और क्या बनेगा कॉपर सल्फेट। अब देखिए ये जो कॉपर है वो क्या किसको डिस्प्लेस कर रहा है, Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो CuNO3 की ट्वाइस ये बन जाएगा। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर जो आयरन होता है वो कॉपर के ऊपर प्रतिस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है, यानी कि FeSO4 बना लेता है, का निर्माण करता है, और नीले विलयन का रंग हल्का हरा या कील का रंग का भूरा लाल भूरा हो जाता है।
इसका क्या मतलब है, अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हमने लोहे की कील दे दी जंग वाली, तो जो आयरन होगा उसका, आयरन कील का, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। वो कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर की जगह जाकर बैठ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, यानी कि FeSO4 बन जाएगा। और इसका रंग में क्या प्रभाव होगा, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि रंग में प्रभाव, अगर रंग में बदलाव हो तो केमिकल रिएक्शन होती है। तो रंग में क्या प्रभाव होगा, नीले विलयन का रंग, यानी कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला, और वो क्या बन जाएगा, जब आयरन सल्फेट का रंग कैसा हो जाएगा, हरा, हल्का हरा या फिर लाल भूरे रंग का हो जाएगा। अगली जो है द्वितीय विस्थापन रिएक्शन या फिर बाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो द्वितीय विस्थापन रिएक्शन होती है में दो आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है और दो नए यौगिकों का निर्माण होता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया मुख्यतः जलीय विलयन में समान होती है जहां आयन उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए दिखाएं तो सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, और उसी में क्या मिलाया हमने, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ठीक है, NaCl। क्या अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, सिल्वर जो होता है हमारा Ag पॉजिटिव, वो Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, यानी कि सोडियम को रिप्लेस कर देगा Ag, ठीक है, विस्थापित कर देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, देखिए, तो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कर दी इसको। सिल्वर नाइट्रेट से क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, और NaCl से क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब रिएक्शन देख सकते हैं, जो केमिकल इक्वेशन दिखाई दे रही है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl गिव राइज टू AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे।